हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आज इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 10 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं समय को ख़राब किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ CCl4 या CH2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनता है। फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ CCl4 या CH2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनता है। तो याद कीजिएगा बच्चों, मैंने जब आपको फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है और एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो फिनॉल की जब आप ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो इसे ब्रोमीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोमीनीकरण। और फिनॉल का ब्रोमीनीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, अध्रुवीय विलायक CCl4 या CH2 की उपस्थिति में या ध्रुवीय विलायक वाटर की उपस्थिति में। फिनॉल का ब्रोमीनीकरण या तो अध्रुवीय विलायक CCl4 या CH2 की उपस्थिति में करवाया जाता है या फिनॉल का ब्रोमीनीकरण वाटर की उपस्थिति में करवाया जाता है, यानी विलायक वाटर लिया जाता है। ब्रोमीन तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं। तो देखिएगा, फिनॉल में जो OH समूह होता है वो ऑर्थोपैरा निर्देशी होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ऑर्थोपैरा निर्देशी प्लस कैसा होता है? सक्रियणकारी समूह होता है। कैसा समूह होता है? सक्रियणकारी समूह होता है। तो याद कीजिएगा, जब मैंने आपको बताया था कि CCl4 या CH2 अध्रुवीय विलायक है और अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में जब ब्रोमीनीकरण होता है तो एक तो ऑर्थो उत्पाद बनता है और एक पैरा उत्पाद बनता है। यानी एक बार ब्रोमीन ऑर्थो स्थिति पर जोड़ देते हैं और एक बार पैरा स्थिति पर जोड़ देते हैं। और यदि हम ब्रोमीनीकरण ध्रुवीय विलायक H2O की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में सिंगल फिनॉल की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। इसका मतलब यहाँ बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और जब विलायक CCl4 या CH2 होता है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल अलग बनता है और पैरा ब्रोमोफिनॉल अलग बनता है। तो वाटर की उपस्थिति में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और श्वेत अवक्षेप आता है। इसे फिनॉल का टेस्ट भी कहा जाता है। तो बताओ, CCl4 की उपस्थिति में या CH2 की उपस्थिति में तो बनेगा ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल और वाटर की उपस्थिति में बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही एक साथ सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो देखिएगा बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑर्थो व पैरा ब्रोमोफिनॉल, यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा और एक क्या बनेगा? पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। और ब्रोमीन जल यानी वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया होगी और बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये दोनों अभिक्रिया ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्या है? उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक अल्कोहल सोडियम धातु से तीव्रता से क्रिया करेगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी की अभिक्रियाशीलता समान होगी। तो देखिएगा, ये प्राथमिक अल्कोहल होता है CH3CH2OH। ये हमने ले लिया द्वितीयक अल्कोहल CH3CH3OH और ये हमने ले लिया तृतीयक अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? तृतीयक अल्कोहल हो गया। जब आप इन तीनों अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाओगे
तो इन एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में निकलेगा। ये देखिएगा, ये अपने पास है CH3 CH2OH था, यहाँ पर H निकल गया तो इस पर क्या आ जाएगा? -2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा? CH3 CH CH3O H+ निकलने के बाद ये बचेगा, और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या बचेगा? ये बचेगा, है ना, इस प्रकार से। अब देखिएगा, यदि हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो आप इन तीनों के स्थायित्व को चेक करोगे, है ना। जिसका स्थायित्व ज़्यादा होगा उस आयन का जो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल है वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेथिल का +I प्रभाव है, यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल समूह लगा हुआ है, ये एथिल समूह मान लीजिएगा, आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा, ये एथिल समूह है, ये आइसोप्रोपिल समूह है, और ये टर्सरी ब्यूटिल समूह है। इसका +I प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है तृतीयक ब्यूटिल समूह का, इसका +I प्रभाव उससे कम होता है, और सबसे कम +I प्रभाव होता है एथिल समूह का। तो मुझे एक बात बताइएगा, +I प्रभाव के कारण से ऑक्सीजन पर माइनस आवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी, और सबसे ज़्यादा माइनस आवेश बढ़ेगा कहाँ पर? इस आयन में, है ना, तृतीयक ब्यूटोक्साइड में, इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन। तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन में माइनस आवेश सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसका +I प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इसका माइनस आवेश थोड़ा कम बढ़ेगा और इसका सबसे कम बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा माइनस आवेश जो है वो तृतीयक ब्यूटोक्साइड में है, इसमें है, वो सबसे ज़्यादा माइनस आवेश इसमें है। और आवेश की मात्रा यदि बढ़ती है तो स्थायित्व में क्या आती है? कमी आती है। तो इन तीनों आयनों में सबसे ज़्यादा स्थायी हो गया ये, इसका मतलब इसका एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी एथिल एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये अपना प्राथमिक एल्कोहल है, ये अपना द्वितीयक एल्कोहल है, और ये अपना तृतीयक एल्कोहल है ना। आपको याद रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है और तृतीयक एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है। और सोडियम धातु के साथ जब एल्कोहल क्रिया करता है तो ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें H+ आयन का क्या होता है? त्याग होता है। तो जो एल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा वो तीव्रता से क्रिया करेगा, और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? प्राथमिक एल्कोहल। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्कोहल जो कमरे के ताप पर लुकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लुकास परीक्षण की जानकारी होनी चाहिए। तो लुकास परीक्षण में मैंने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं करता है। 1 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं करता है। क्रिया करवाने के लिए हमें इसको क्या करना होता है? गर्म करना होता है। गर्म करने पर 30 मिनट बाद में श्वेत लसलसा पदार्थ बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल में मैंने आपको क्या बताया था? 2 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो लुकास रिएजेंट के साथ मीन्स LR के साथ कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर RT पर रिएक्शन कर लेता है, और 5 मिनट बाद में क्या हो जाती है? अभिक्रिया हो जाती है। यदि हम बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, 3 डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पर 5 मिनट बाद में 2 डिग्री एल्कोहल में 5 मिनट बाद में श्वेत लसलसा पदार्थ बनता है। 3 डिग्री एल्कोहल में तुरंत बन जाता है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो देखिएगा ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल होता है CH3CH CH3 CH2OH। ठीक है, ये बताओ कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है ना। कौन सा एल्कोहल है ये? 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है N ब्यूटेनॉल CH3 CH2
OH, ये भी कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, सॉरी एन प्रोपेनॉल बना दिया मैंने, 4 कार्बन आएंगे, CH3 CH2 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 OH, ये भी कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि हम बात करें तीसरे ऑप्शन की तो ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, है ना। अब हम बात करें द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल की, तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल ये होता है, तो देखिएगा ये एल्कोहल जो है ना, तीसरे ऑप्शन वाला तो 3 डिग्री है, चौथे ऑप्शन वाला 2 डिग्री है, तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब हम पहले और दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, आइसोब्यूटिल एल्कोहल और एन ब्यूटेनॉल को। ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो अब इनमें से एक होगा, दोनों तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, इसको चेक करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम लुकास अभिकर्मक की अभिक्रिया, लुकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, है ना। तो इसमें अभिक्रिया किसके साथ होती है, HCl के साथ होती है, और HCl जब लुकास अभिकर्मक का HCl जब एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये ROH है, HCl का H+ आएगा और H+ ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो बनेगा ROH, H इस पे प्लस आ जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो R पे क्या आएगा, प्लस, कार्बोकैटायन बनेगा। तो जिस एल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा वो एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो एन ब्यूटेनॉल का कार्बोकैटायन तो बनेगा ये, और आइसोब्यूटिल एल्कोहल का कार्बोकैटायन बनेगा ये। अब इन दोनों कार्बोकैटायन में से ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, ज़्यादा स्थायी। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी है, इसलिए एन ब्यूटेनॉल की तुलना में आइसोब्यूटिल एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका एन ब्यूटेनॉल, है ना। तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम होगा। तो डाई एथिल ईथर होता है CH3 CH2O CH2 CH3, है ना। तो ये तो हो गया एथॉक्सी, और ये क्या हो गया, एथेन, है ना। एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं इसको हम, तो आंसर हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, अभिक्रिया की समीकरण लिखो। तो सबसे पहली बात तो 170 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है ना। आपने रिएक्शन पढ़ी है लेकिन ये टेम्परेचर आपने केल्विन में पढ़ा है, मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में दे दिया ताकि आप डिग्री सेल्सियस में भी इसको याद कर सको। 170 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 443 केल्विन, है ना। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 170 और 273 जोड़ दोगे इसमें तो ये केल्विन में आ जाएगा कितना 443 केल्विन। कितना केल्विन आ गया 443 केल्विन। और याद कीजिएगा जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक रिएक्शन बताई थी कि CH3 CH2OH CH3 CH2OH की अभिक्रिया यदि सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर करवाई जाती है तो विलोपन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विलोपन अभिक्रिया होती है। यानी ये कार्बन हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फ़ा से OH निकलता है। तो OH निकल गया अल्फ़ा से और बीटा से निकल गया H। तो बताओ क्या बन जाएगी? एथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एथीन बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया एथीन। तो आपको ये समीकरण लिखनी थी। अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें है, पहले मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। यदि इसी अभिक्रिया को आप 413 केल्विन पर करवाओगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा वो 413 केल्विन पर। देखो 443 केल्विन पर तो विलोपन अभिक्रिया होगी और 413 पे करवाओगे ना इस अभिक्रिया को आप
413 केल्विन, और 413 केल्विन को अपन 140 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो इसमें एथिल अल्कोहल के 2 अणु काम में आते हैं। एथिल अल्कोहल के कितने अणु काम में आते हैं? 2, और एक जल का अणु निकल जाता है। यहाँ पर भी जल का अणु निकलता है, यहाँ पर भी किसका अणु निकलता है? जल का। यहाँ पर 2 एथिल अल्कोहल के अणुओं में से जल का अणु निकलेगा, 2 एथिल अल्कोहल के अणुओं में से जल का अणु निकलेगा। तो बताओ क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर CH3 CH2 OCH2 CH3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों के आंसर सेम से, ये बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली 2 अभिक्रिया लिखो। तो एक तो आप सोडियम धातु के साथ लिख दीजिएगा, है ना। सोडियम धातु के साथ जब आप फिनॉल की अभिक्रिया लिखोगे तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है वो तो हट जाएगा, और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और एक आप इसके अंदर लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH, और इसमें भी क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। विलियमसन ईथर संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम क्या करते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, है ना, RONA, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं RX के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है। इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे प्लस, इस पे माइनस आंशिक, है ना। यहाँ से Na और यहाँ से क्या निकल जाएगा? X, क्या बन जाएगा? ROR प्लस NaX, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो CH3 CH2O Na सोडियम एथोक्साइड प्लस CH3 Cl। तो बताओ यहाँ से NaCl निकाल देना, तो क्या बन जाएगा? CH3O CH3 CH2O CH3 CH2O CH3, है ना। एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथिन। लुकास अभिकर्मक क्या है? तो याद कर लीजिएगा, लुकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। लुकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करने हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताओ, है ना। देखो, प्राथमिक एल्कोहल जो होता है उसका जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं H+ KMnO4 से, तो H+ KMnO4 जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्राथमिक एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में बदलता है, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कर देता है CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए हमें H+ KMnO4 इसका उत्तर नहीं देना है। H+ KMnO4 लिखते हो तब तो एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा, हमें अभिक्रिया एल्डिहाइड पर ही रोकनी है। ये कह रहा है एल्डिहाइड में करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, ऑक्सीकारक मैंने आपको बताया था PCC। क्या बताया था? PCC। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करने हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये देखो, ये पिरिडीन होती है, ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, O- CrO डबल बॉन्ड OCl, इसे कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आप इसका नाम लिखना है तो PCC लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिनॉल से बेंजोक्विनोन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताओ। तो इसका आंसर होगा CrO2Cl2। CrO2Cl2 याद कीजिएगा, मैंने एक अभिक्रिया बताई थी कि फिनॉल का ऑक्सीकरण जब CrO2
Cl2 के द्वारा करवाया जाता है या CrO2 Cl2 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। ये होता है बेंजोक्विनोन। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। आप फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदलेंगे? तो फिनॉल को बेंजीन में बदलने के लिए फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? जिंक धातु के साथ। Zn क्या करता है? फिनॉल के ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है और ZnO बना देता है, प्लस क्या बन जाती है? बेंजीन बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा जिंक के साथ अभिक्रिया करवा के। क्वेश्चन नंबर 13, आप एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर किस प्रकार प्राप्त करोगे? तो मैंने आपको बता दिया 413 केल्विन पर किसके साथ गर्म करना है? सांद्र H2SO4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? तो ये है अपना एथेनॉल, ये है अपना एथेनॉल। इसको कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर क्या करना है? गर्म करना है। तो देखो अल्फा कार्बन से तो H निकल जाएगा और ऑक्सीजन पे जो H है वो निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। इस कार्बन से तो आपको हाइड्रोजन निकालना है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है। तो बताओ कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनीकरण। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का, ग्लिसरॉल व एलिल अल्कोहल के आईयूपीएसी नाम लिखो। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल होता है ये OH OH OH। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। वापिस से देख लीजिएगा, CH2 CH CH2 OH 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 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ऑल है ना, अनुलग्न अल्कोहल का क्या होता है? ऑल होता है। एलिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो एलिल अल्कोहल का सूत्र याद कर लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ये एलिल अल्कोहल का क्या है बच्चों? सूत्र है। तो बताओ आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक बार वापस से सूत्र लिख देता हूँ मैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। तो नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 है ना, प्रोप है ना, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, प्रोप 2 इन 1, एक पे क्या है? OH। तो प्रोप 2 इन 1 ऑल इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आप चेक कीजिएगा आपको कितने मार्क्स इस टेस्ट में प्राप्त हुए। आप टेलीग्राम पर अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा। अगला जो टेस्ट है वो होगा अगले चैप्टर का, जो कि है कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मिलते हैं अगले टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।